हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन दीवान में। बच्चों, आज का यूपी बोर्ड का 12th का फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है और मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हुआ है। इसका कोड है 246GG 246GG। तो इसको हम सोल्व करेंगे और आप लोग उससे मैच कर सकते हैं कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन पेपर में जो पहला ही हमारा क्वेश्चन है वो है कि निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का क्या मात्रक होता है। और मज़े की बात यह है कि ये पेपर के सबसे लास्ट में दिया भी है, जहाँ ये भौतिक नियतांक दिए होते हैं उसी में जो है ये दे भी रखा है। ये देखो निर्वात की विद्युतशीलता, इसमें जो ये दे रखा है ये आप देख सकते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता इसका मात्रक दे भी रखा है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो बच्चा थोड़ा सा भी जानता है उसको पता है कि इसका आंसर पेपर में ही है। कौन सा है? ये सेकंड पार्ट है। चलो जी, इसका पहले के कै का सेकंड सही हो गया। खे, इसमें ये चित्र दे रखा है, पूछ रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बताओ। देखो, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही टूट के पड़ेंगे कि भैया तो बहुत आसान है, ए और बी के बीच बस एक 3 माइक्रोफेरेड, आंसर 3 माइक्रोफेरेड आ गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे इधर भी तो जुड़े हुए हैं ये। तो पहले आप क्या करेंगे कि ए और बी जो है ध्यान से देखेंगे तो ए और बी के बीच एक तो सीधा जुड़ा है और एक ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और हम ये जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है संधारित्रों को तो जो कुल तुल्य धारिता निकलती है वो ऐसे निकलती है 1/, इसकी धारिता 3, 1/, इसकी धारिता 3 और 1/, इसकी धारिता भी 3। तो ये जो तीनों नीचे जुड़े हैं इनके आ जाएगा 3/3। सोल्व करेंगे 1 माइक्रोफेरेड, मतलब इस पूरे का कितना आ गया 1 माइक्रोफेरेड। अब ये वाला वायर और ये वाला वायर ये दोनों ए से जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। और समांतर क्रम में जो कुल धारिता होती है सीधे जोड़ के ले लेते हैं, तो 3 ऊपर की धारिता और 1 नीचे की धारिता। तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 4 माइक्रोफेरेड। और ये हमारा जो है कौन सा पार्ट सही है इसका थर्ड पार्ट सही है बेटा, 4 माइक्रोफेरेड। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है LCR परिपथ है। कौन सा है? LCR परिपथ। इसमें कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में ये बताओ कि धारा और विभवांतर के बीच कितना कलांतर होगा। देखो, कलांतर का सूत्र जो होता है इसमें होता है tan इनवर्स VL माइनस VC/R। और जो अनुनाद की स्थिति आती है, अनुनाद की स्थिति तब आती है जब L के सिरों पे वोल्टेज और C के सिरों पे वोल्टेज सेम हो जाता है। तो जब मैं ये वैल्यू अनुनाद की स्थिति की इसमें रखूँगा तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स 0/R, और tan इनवर्स 0/R 0 ही हो जाएगा। तो कितना कलांतर होगा? 0 होगा। और इसका बेटा फोर्थ पार्ट ही इसका सही है। तो इसका थर्ड पार्ट सही हो गया, इसका जो है सेकंड पार्ट सही हो गया और इसका जो है फोर्थ पार्ट सही हो गया। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर घ पे, मतलब इसका फोर्थ पार्ट पूछ रहा है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। न्यूनतम आवृत्ति मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाई होंगी तो उसमें पता होगा कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट ये होती हैं। फिर इसमें आती है विजिबल, विजिबल मतलब जो हम देख सकते हैं वो लाइट। फिर इसके बाद इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड के बाद आता है फिर माइक्रोवेव और फिर आती है रेडियो वेव। ये इतने तरह की तरंगे होती हैं जो मतलब मेन है। और ये जो है ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, मतलब इधर की तरंग दैर्ध्य जो है वो मैक्सिमम होगी और उधर जाएंगे तो मैक्सिमम होगी। और ये आवर्ती का तरंग दैर्ध्य और आवर्ती एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर उधर की तरफ बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो वापस आते हुए आवर्ती बढ़ेगी, तो इधर की तरफ की आवर्ती अधिकतम होगी। अब जो ऑप्शन दिए हैं, पहला है पराबैंगनी, तो पराबैंगनी तो ये रही। दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स किरणें, एक्स किरणें ये रही। तीसरा ऑप्शन दिया है गामा किरणें, गामा किरणें ये रही। और चौथा ऑप्शन दिया है माइक्रो तरंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि किसकी सबसे कम है। तो भाई इधर से चलोगे तो सबसे कम है, इधर आ जाते बढ़ेगी। क्या पूछ रहा है ये? किसकी आवर्ती? तो आवर्ती
इसकी कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा। तरंग दैर्ध्य इधर की तरफ बढ़ेगी, तो तरंग दैर्ध्य तो पूछा नहीं है हमें, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो, हमें तो आवर्ती पूछा, तो इसकी सबसे कम है, तो इसका उत्तर है बेटे सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। और इसका जो है माइक्रो तरंगे भी बोलते हैं इन्हें, तो इसका जो है 4th ऑप्शन सही है। अब इसका जो है अगले पार्ट देख लेते हैं, 5th पार्ट है इसका। इसके जो 5th पार्ट है उसमें कहा है कि किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण होता है ए, और न्यूनतम विचलन कोण ये होता है डेल्टा एम, ये दोनों बराबर हैं, ए और डेल्टा एम दोनों बराबर हैं। तो पूछ रहा है कि अपवर्तनांक कितना होगा। अपवर्तनांक का सूत्र होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। कंडीशन ये दी है, तो डेल्टा एम को हटा के इसकी जगह भी ए रख दो, तो क्या बनेगा साइन ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ऊपर हो जाएगा 2a अपॉन 2 साइन 2a अपॉन 2, और नीचे हो जाएगा साइन ए अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन ए बचेगा, ये आ जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2, और नीचे क्या है साइन ए बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2 कोस ए बाई 2। और ये कौन से पार्ट में दिया है, सेकेंड पार्ट इसका सही है, सेकेंड विकल्प इसका सही है। अब ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी पार्ट दिया है, और ये पूछ रहा है इसमें च लिखा है इसको च, मतलब 6th पार्ट, ठीक है, और इंग्लिश में F पार्ट है। कह रहा है जर्मेनियम के पी टाइप में निम्न में से कौन सी अशुद्धि मिलाई जाएगी। पी टाइप जो होता है, पी बनता है पॉजिटिव से, और हमने ये पढ़ा है, ये तो खैर बाद की बात है, अभी तो पी टाइप पे फोकस करते हैं। पी टाइप तब बनता है जब जर्मेनियम में हम ट्राईवैलेंट मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। अब त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन सी होती है, इसमें जो ऑप्शन दिए उनमें से एल्यूमिनियम है, इसके जो ऑप्शन उनमें से कौन सा है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम कौन से ऑप्शन में दिया है, उसमें 3rd में दिया है, तो इसका 3rd पार्ट सही है। तो आप अपने क्वेश्चन जो पहला वाला पार्ट है इसके मिला सकते हैं। अब जो हमारा इसका सेक्शन बी है, इस वाले पेपर का हमारा ये सेक्शन बी है। ये पहला वाला कौन सा था, ये हमारा सेक्शन ए था। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन दिए गए थे, 6 क्वेश्चन दिए गए थे। तो कितने मार्क्स का हो गया, ये 6 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी में जो हमारा ये पेपर है, इसमें सेक्शन बी में भी 6 पार्ट्स दिए गए हैं, और ये भी 1 मार्क्स ईच है, ये भी 6 नंबर के हैं, लेकिन ये जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, के अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो। तो अनंत विस्तार की आवेशित चादर, ये अगर कोई आवेशित चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 नंबर आपका ये पूरा हो जाएगा। इसका ख पार्ट, इसमें कह रहा है संभारी किन्हें कहते हैं। तो हमने देखो ये केमिस्ट्री में पढ़ा है और फिजिक्स में पढ़ा है, जो संभारी होते हैं अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, जैसे 7 नाइट्रोजन 14 और जैसे 6 कार्बन 14। तो अलग अलग परमाणुओं के ऐसे, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें हम संभारी कहते हैं। जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 1H3 ट्राइटियम होता है, 2He3 ये हीलियम का हो गया, और ये जो है हमारा एक जो है इसमें हाइड्रोजन का आ गया। तो इनके परमाणु भार समान है, तो इनको हम या द्रव्यमान संख्याएं भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार आपस में समान है, तो ये और ये संभारी हैं, ये और ये संभारी हैं। इसका गे पार्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कैटेगरी का है, सोचने वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक ग्राफ दिया है, ये इस तरह का ग्राफ दे रखा है, इधर फ्रीक्वेंसी दी है और इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, निरोधी विभव v, और ये न्यू है, न्यू। पूछ रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा।
तो तुम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिख लो। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण ये थी बेटा ई वी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये थी। और इस समीकरण को ई से भाग कर दो, पूरी समीकरण को ई से भाग कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये बनेगा v अपॉन, जब भाग करोगे v ई से, तो यहाँ बचेगा v, यहाँ बचेगा h अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू जीरो। अब पूछ रहा है इसका स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का ढलान, ढलान होता है ये स्लोप, स्लोप प्रवणता को भी बोलते हैं। अब ये क्या दिखाई दे रही है तुम्हें, सरल रेखा दिखाई दे रही है। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी या y बराबर एम एक्स माइनस सी, ये सरल रेखा का समीकरण होता है। यहाँ पे ये अंतःखंड है, अंतःखंड यहाँ पे ये हमारा आ गया c। इस समीकरण की अगर हम तुलना करें इससे, देखो y अक्ष पे क्या है, v है, x अक्ष पे क्या है, x अक्ष पे न्यू है। तो ये देखो ढलान की जगह क्या आ रहा है, इसका जो ढलान है, ढलान मतलब प्रवणता, उसकी जगह क्या आ रहा है, h अपॉन ई। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, इसका ढलान है h अपॉन ई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब ये एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है, लेकिन किससे पूछ रहा है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के सूत्र से। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का सूत्र जो होता है वो ये होता है, F बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू लेंथ इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ से परिभाषा देते हैं कि अगर हम I1 और I2 को 1 एम्पियर मान लें, I1 और I2 को 1 एम्पियर मान लें, L को भी 1 एम्पियर, 1 L क्या है, जो हमने मतलब जैसे दो चालक है ना, ये तो ये दो चालक हैं, इन चालकों की बीच की दूरी को तो R कहते हैं। और भाई इस फॉर्मूले को एक्चुअली लिखा तो जाता है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F अपॉन L इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R। बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा। L मतलब होता है किसी चालक की लंबाई, मतलब अगर मैं इस चालक की लंबाई पर फोर्स निकालना चाह रहा हूँ तो हो जाएगा, अगर इस पर फोर्स निकालना चाह रहा तो इसकी लंबाई आ जाएगी। और F बटे L का मतलब होता है एकांक लंबाई पर बल। ये क्या सवाल आ गया, एकांक लंबाई पर बल। जब तुम बुक उठा के देखोगे तो तुम्हें जो है एकांक लंबाई पर बल का सूत्र मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम I1 I2 को 1 एम्पियर मान लें, इस L को छोड़ दो, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, F अपॉन L इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू होती है 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2। इस R को भी 1 मान लेते हैं। R क्या है, दोनों चालकों के बीच की दूरी है। I1 I2 क्या है, दोनों में धारा है। इतने, ये क्या आ गया हमारा फोर्स अपॉन लंबाई, तो न्यूटन पर मीटर। तो इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है कि 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो दो चालकों में बहने पर, दो अलग अलग चालक है, इसमें भी 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे समांतर चालकों में बहने पर प्रत्येक की एकांक लंबाई पर इतना बल लगाती है। दोबारा बताता हूँ, 1 एम्पियर वह धारा है जो, मान लो हमने दो चालक लिए, दोनों में, इसमें भी 1 एम्पियर बहा दी, मतलब प्रवाहित कर दी धारा, और इसमें भी 1 एम्पियर प्रवाहित कर दी, और बीच की दूरी कितनी रख दी, 1 मीटर रख दी। तो दोबारा से परिभाषा बता रहा हूँ, परस्पर 1 मीटर पर रखे दो समांतर चालकों में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उन पे एकांक लंबाई पे, हर एक चालक की एकांक लंबाई पे, मतलब हर एक चालक की 1 मीटर लंबाई पे कितना बल लगेगा, इतना लगेगा। तो ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है कि भाई विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो विवर्तन का चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि जो स्लिट होती है, स्लिट या रेखा छिद्र, उसकी लंबाई जो प्रकाश हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य के बराबर कम से कम होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, प्रकाश की, जो प्रकाश हमने यूज किया है उसकी तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। अगर उसकी तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा होगी तब नहीं होगा। मतलब जो प्रकाश इस पे स्लिट पे आ रहा है, प्रकाश जो स्लिट पे आ रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य जो है, जब उसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है उतनी ही चौड़ी स्लिट लेंगे तब जाके हमें विवर्तन मिलेगा।
अगर स्लिट की चौड़ाई ज़्यादा होगी तब नहीं मिलेगा, मतलब स्लिट कम होनी, छोटी होनी चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻⁷ मीटर, है ना। तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 7800 × 10⁻7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोबारा बताता हूँ, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो जब तक कम से कम इतनी चौड़ाई की स्लिट नहीं लोगे तब तक विवर्तन नहीं मिलेगा। अगला पार्ट है आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखो। आवेश की गतिशीलता की परिभाषा, तो चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर 3 है विद्युत चालन, उसमें जाके देख लेना कि जो गतिशीलता होती है उसको म्यू से लिखते हैं और फॉर्मूला होता है VD/E। VD क्या है? ये ड्रिफ्ट स्पीड है। ड्रिफ्ट स्पीड मतलब ड्रिफ्ट स्पीड को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो इसकी परिभाषा यहाँ से मिल जाएगी तुम्हें। तुम अगर E को 1 मान लो, E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए जैसे, है ना। तो एकांक विद्युत क्षेत्र अगर लगा दिया जाए तो जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं चालक के अंदर, वही क्या है? उसकी गतिशीलता है। तो किसी चालक पर एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने से उसमें जो आवेश वाहकों का वेग होता है वो उसकी गतिशीलता कहलाता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन के भी हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा, ये इसमें 4 पार्ट हैं और हर एक पार्ट 2 नंबर का है। तो अभी तक हम 12 नंबर के क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले 6 और दूसरे भी 6। 12 मार्क्स के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं अब तक, है ना। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो उसमें 4 पार्ट है, हर एक पार्ट 2 मार्क्स का है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कितने पार्ट हैं? इसमें जो है 4 पार्ट्स है, हर एक 2 मार्क्स का है। तो टोटल कितने हो गए? 8 मार्क्स हो गए। इसका पहला ही पार्ट देख लो आप, इसका क्या खंड। इसमें कह रहा है कि एक अनंत आवेश का रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर, तो कितनी दूरी दे रखी है? 2 मीटर की दूरी पर अनंत आवेश, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। ऐसे ये गॉस की प्रमेय में से क्वेश्चन है। अनंत लंबाई का रेखीय आवेश वितरण पढ़ा होगा तुमने। कह रहा है इससे 2 मीटर की दूरी पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 4.5 × 10⁴ इतने न्यूटन प्रति मीटर है, सॉरी इतने न्यूटन प्रति कूलाम है। तो पूछ रहा है कि ज्ञात करो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। इसके लिए सूत्र देखो, अगर तुम घर जाके सॉरी अगर तुम मतलब बुक खोल के देखोगे तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें लैम्डा बताना है और इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है 1/4πε0 × 2 λ/r, ऐसे भी लिखा रहता है। वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखो, देखो इसकी 4.5 10⁴, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ और भाई 2 × लैम्डा पता करना है हमें। आर कितना है? 2 से 2 कैंसिल हो गया और भाई लैम्डा को तुम सोल्व करके आंसर अपना लिख सकते हो। तो इसमें आपको जो न्यूमेरिकल्सन के हिंट देते हैं सोलो आप खुद कर लेना इसमें क्या है। इसके बाद कह रहा है कि तीसरे का ख दिखाइए, इसमें कह रहा है दिखाइए जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो हमें ये शो करना है कि ये जो है फोटोन की तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य है वो फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। इसको मान लो तुम λ1, इसको मान लो तुम λ2। तो जो इस क्वेश्चन में जो दिया है उसके अनुसार पहले हम क्या करते हैं कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरंग दैर्घ्य पहले निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए देखो तुम संवेग का सूत्र जानते होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संवेग का सूत्र होता है ये P बराबर hν/c। h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी और c इसकी वेवलेंथ है। और यहाँ पे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लैम्डा की जगह क्या लिख लो? λ1, क्योंकि किसके लिए लिख रहे हैं हम? रेडिएशन के लिए। तो कितना आ गया इसके लिए? h/p।
रेडिएशन के लिए कितना आ गया H/P। और दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र H/P होता है। तो देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, तो तुम कह सकते हो कि λ1 इक्वल टू λ2। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो तरंग दैर्ध्य होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसके इक्वल होती है, उसके फोटोन की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के इक्वल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव और उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये परमाणु संरचना वाला जो चैप्टर है उसमें तुमने पढ़ा होगा किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर होते हैं या अलग अलग। ये मूल ऊर्जा स्तर होता है, मूल ऊर्जा स्तर, ये फिर प्रथम फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, फर्स्ट एक्साइटेशन, ये प्रथम मतलब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट होता है। इसको हम n बराबर 1 लिखते हैं, n बराबर 2 लिखते हैं, n बराबर 3 लिखते हैं, n बराबर 4 लिखते हैं। तो सभी जो परमाणु होते हैं वो अपने मूल ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। तो अगर हम इसको ऊर्जा दें तो ये ऊपर पहुंच जाता है ऊर्जा लेके। ये सारे ऊर्जा स्तर कौन से कहलाते हैं, उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो अगर हम इसमें जो पूछा है प्रथम उत्तेजन विभव और आयनन विभव से क्या तात्पर्य है, तो किसी हाइड्रोजन के परमाणु को अपने मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में भेजना, जो ये प्रोसेस होता है, इसमें जितना विभव लगता है उसको हम उत्तेजन विभव कहते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। अब देखो, अगर हमने यहाँ से पहले में भेज दिया, यहाँ कौन से में, पहले हायर एनर्जी स्टेट में, पहले उच्च ऊर्जा स्तर में भेज दिया, तो जो लगेगा वो कहलाएगा प्रथम उत्तेजन विभव। तो अगर परिभाषा लिखने तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन के परमाणु को उसके मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक जो विभव होता है वो उसका प्रथम उत्तेजन विभव कहलाता है। जब दूसरे में भेजोगे तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, द्वितीय उत्तेजन विभव। ऐसे ऊपर भेजोगे तृतीय उत्तेजन विभव। और अगर तुम इसे परमाणु से निकाल ही दोगे बाहर, मतलब इसकी अगर एक्साइटेशन एनर्जी से इतनी दे दोगे कि ये जो है अनंत ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए, अनंत ऊर्जा स्तर में पहुंचने का मतलब है कि इसका आयनन हो गया। तो अगर हम इतनी ऊर्जा दे देंगे कि अनंत ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा, तब ये कहलाएगा आयनन विभव, आयनन विभव। ठीक है बेटा, तो आयनन विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक जो विभव होता है उसको आयनन विभव हम कहते हैं। फिर उसके बाद है भंवर धाराएं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, बुक में देखोगे तो मिल जाएगी। भंवर धाराएं क्या होती हैं कि जब किसी मेटल के पीस को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उसके अंदर जो है, जैसे पानी में भंवर होती है, उस स्वरूप की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो उसकी गति का विरोध करती हैं। तो ये जो धाराएं होती हैं इनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो जो भंवर धाराएं होती हैं इनके कुछ मतलब मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, तो उसको थ्योरी में जाके तुम पढ़ सकते हो। इस क्वेश्चन में तो केवल यही पूछा है कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो अब हमने इसके 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बाकी के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसके बाद ही अपलोड कर रहा हूँ।